चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके। तो आज जो हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई बिल वाला चैप्टर। ठीक है। अभी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई बिल हम लोगों को क्यों पढ़ना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई बिल जो है आप लोगों का, इन दिस केस इफ वी टॉक अबाउट जीएसटी, तो जीएसटी के केस में अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज without books of accounts you cannot file the GST returns, you cannot pay the GST का taxes, you cannot what we say कि जीएसटी का जितना भी अपना प्रोविजंस है वो सब आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालना है कंपनी का कि कितना है ये मंथ का या नेक्स्ट मंथ का या ऐसा कुछ भी, तो इन दैट केस व्हाट वी विल नीड इज कि सेल्स कितना है, आउटपुट व्हाट इज कि हम लोगों ने कितना ये मंथ के अंदर हम लोगों ने कितना सेल्स किया है या कितना आउटपुट हम लोगों ने जनरेट किया है, तो दैट विल बी रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर आईटीसी चाहिए तो अपने को सारे के सारे एक्सपेंसेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि जिस जिस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर हम लोगों ने जीएसटी पे किया है वो सारे का ऑलमोस्ट जितना भी ब्लॉक नहीं रहेगा या जिसका अनअवेलेबल क्रेडिट है उसको अगर मैं छोड़ दूँ, तो अदर देन दैट ऑल द क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू यू, तो ये सारा आपका एक्सपेंस साइड का आ जाएगा। तो if you are having the income side and expenses side recorded in the proper manner in your accounting systems, then filing of your GST returns and GST processes will become easier। तो यही चैप्टर के अंदर हम लोग को चैप्टर नंबर 10 हम लोग को क्या बताता है कि भाई यही रिकॉर्ड्स यही चीजें हम लोग को किस तरह से मेंटेन करनी है, व्हाट ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। सेकेंडली, कितने टाइम के लिए आपको इसको मेंटेन करके चलना है। ठीक है। हाउ मच टाइम पीरियड के लिए अपने को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जैसे अपना रिकॉर्ड्स रहता है 7 to 8 ईयर्स अपने को रखना पड़ता है, तो वही सेम चीज की किस तरह से रखना है, कौन से मेथड में रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे रखा जाएगा, मतलब ये जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स यू विल हैव टू मेंटेन, वेयर यू विल हैव टू मेंटेन दिस काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, हेड ऑफिस पे रहेगा, ब्रांचेस पे रहेगा, ये सारा चीजें भी अपने को ये चैप्टर के अंदर वो लोग बताने वाले हैं। सेकेंड इज द पार्ट, अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड इज योर ई वे बिल का। E-way bill is nothing but the document which you prepare या which you generate on the GST portal for movement of goods from one place to another. Simple. तो in that case E-way bill के requirements क्या है, E-way bill कब generate करना पड़ता है, कौन से इंटरवल पे आपका E-way bill वैसा जनरेट होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड E-way bill। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अगर हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्या दिया है कि बेसिकली अगर मैं जीएसटी के बारे में बात करूँ तो इट इज अ सेल्फ असेस्ड रिटर्न। जीएसटीआर 1 आप फाइल करते हो, जीएसटीआर 3 भी आप फाइल करते हो, तो कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी अपना जीएसटी डिपार्टमेंट हमको नहीं बताता है कि किस तरह से फाइलिंग कैरी आउट करनी है। वी कैरी आउट द प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अच्छा मेरा ये मंथ का टर्नओवर इतना हुआ है या मेरा ये मंथ का सेल्स इतना हुआ है, मेरा ये मंथ का एलिजिबल आईटीसी इतना है, तो उसके बेसिस पे भी कैलकुलेट एंड वी गिव आउट द थिंग्स कि भाई ये चीजों के हिसाब से इसको करना है। ठीक है। बट वही जगह पे कहीं भी आगे जाके अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट अपने दुकान पे आता है या अपने शॉप पे आता है या अपने कंपनी में आता है, दे कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, दे कैरी आउट द सर्च एंड सीजर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी रिक्वायर्ड टू शो देम द रिकॉर्ड्स। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आईटीसी अगर मुझे लेना है तो इन दैट केस आई नीड इनवॉइसेस। देयर इज अ प्रोविजन इन आईटीसी विच वी हैव स्टडीड कि अपने को अगर अपने पास इनवॉइस होना चाहिए तो ही हम आईटीसी ले सकते हैं। हमारे पास इनवॉइस था, हमने आईटीसी तो ले लिया, बट वो इनवॉइस जब तक स्टोर करके नहीं रखेंगे फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, वो प्रॉब्लम थी। बिकॉज समझो 2 साल के बाद अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में आता है एंड दे आस्क फॉर द डिटेल्स कि 2 साल पहले आपने जो जो आईटीसी लिया था वो आपने कहाँ से लिया था, क्या भी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिया था, आप बताओ। तो इन दैट केस वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर इनवॉइस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो ये सारी चीजों के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलना पड़ेगा। Further, Commissioner is empowered to notify class of what is a taxable person to maintain additional accounts for specified manner। तो कुछ कुछ एडिशनल भी अपने पास है पर्सन्स, टाइप ऑफ पर्सन्स जिनको एडिशनल अकाउंट्स या एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए वो लोग बोल सकते हैं। वी विल सी थ्रू दी सेक्शंस जहाँ पे रूल्स और सेक्शंस के अंदर उन्होंने नोटिफाई करके रखा है। ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आप मैनुअल फॉर्म में भी रख सकते हो, कोई व्हाट इज की फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ नहीं। सी, देयर इज नो फॉर्मेट, देयर इज नो कंपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आपको जैसे मेंटेन करना है आप कर रहे हो बट करो। यू विल हैव टू एटलीस्ट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप मैन्युअली कर रहे हो चलेगा, आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो चलेगा, आप दोनों का मिक्स कर रहे हो चलेगा, बट रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। फॉर्मेट किस तरह से होगा दोनों आप डिसाइड।
इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तो फॉर्मेट कैसे रहेगा, मैनुअल रहेगा तो फॉर्मेट कैसे रहेगा, आप डिसाइड करो। जस्ट जो प्री रिक्विजिट्स उन्होंने दे के रखी है वो चीजें फॉलो करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में आपका इनवॉइस भी आता है। इनवॉइस में पर्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए वो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा। इनवॉइस का फॉर्मेट वो लोग नहीं दे रहे, बट वो पर्टिकुलर्स जो उन्होंने दिया है वो उसके अंदर आना चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, देखो चैप्टर 8 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स दैट इज सेक्शन 35-36 हम लोग को देखना है। चैप्टर 7 दैट इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का रूल 56 to 58 अपने को देखना है। तो in this chapter we are going to study with respect to first part section 35 and 36 read with rule 56 to 58। ठीक है, सेकेंडली अगर हम लोग बात करेंगे तो ईवे बिल का, तो ईवे बिल के लिए अपने पास है सेक्शन 68 एंड उसके साथ रूल्स है बहुत सारे 138, 138A, 138B, 138C, 138D, 138E। तो इतने सारे रूल्स हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करने हैं। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड ई-वे रिकॉर्ड्स सेम आईजीएसटी को भी एप्लीकेबल उन्होंने करवा दिया है। तो जो हम लोग सीजीएसटी एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं दैट सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू योर आईजीएसटी एक्ट आल्सो। डेफिनेशंस जस्ट ब्रशअप कर लेते हैं। एजेंट हमको पता है, डेलीगेटेड एजेंट हो सकता है, ऑक्शनर है, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट है, यही सब आप लोगों का आ जाएगा। Who is the commissioner? Commissioner means the commissioner of central tax, including principal commissioner of the central tax, under section 3 of the commissioner of the integrated tax appointed under the IGST। Nothing but देखो, आपके असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ये सब के ऊपर आता है आपका कमिश्नर। कमिश्नर के ऊपर आता है प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर आएगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तो नथिंग बट कमिश्नर और उसके ऊपर के जो पार्ट्स है वो सारे आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। कॉमन पोर्टल इज अपना जीएसटी का कॉमन पोर्टल। मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट, देखो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दो वर्ड्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज where you create something new, production is where you just tweak and turn some kind of factors of that particular product or what is it की goods। so in that case manufacture का मतलब यहाँ पे emergence of a new product, when a new product emerges with respect to the processes which you have applied। ठीक है, and manufacturer is the person who is carrying out such kind of activities। taxable supply is supply which is liable to tax under this particular act। प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे माना जाएगा? अगर जहाँ से आप ऑर्डिनरली बिजनेस करते हो, कोई भी शॉप, कोई भी व्हाट इज की गोडाउन रहेगा, वेयर हाउस रहेगा, या एनी अदर पर्सन वेयर टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज सप्लाईज एंड गुड्स। तो फॉर एग्जांपल जो कस्टमर फ्रंट है वो तो आएगा ही आएगा, जहाँ पे भी आपने शॉप डाल के रखा है या वो चीजें डाल के रखी है, बट इसके साथ साथ आपका जो भी गोडाउन है, आपका वेयर हाउसेज है, जहाँ पे भी आप माल स्टोर करके रखते हो या गुड्स को स्टोर करके रखते हो, दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो टैक्सेबल पर्सन वेरी मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर वो नहीं तो चलो, जहाँ पे भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर घर पे भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो इन दैट केस दैट आल्सो बिकम्स योर प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस थ्रू और बाय एन एजेंट। तो अगर कोई एजेंट के थ्रू आप काम करवा रहे हो तो दैट एजेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस विल आल्सो बी योर प्लेस ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजोन के ऊपर मैं सेल करती हूँ, तो इन दैट केस मेरा कोई कस्टमर फ्रंट एंड वाला पार्ट तो है ही नहीं, बट आई हैव अ काइंड ऑफ वेयर हाउस या गोडाउन जहाँ पे मैं ये गुड्स को स्टोर करके रखती हूँ, या मैं घर पे ही स्टोर करके रखती हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं ना कहीं तो रखा हुआ रहेगा, घर पे ही रखा हुआ रहेगा। तो इन दैट केस दैट प्लेस आल्सो बिकम्स योर प्लेस ऑफ बिजनेस। टैक्सेबल पर्सन इज सेक्शन 22-24। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था 22 इज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो हम लोग टर्नओवर के बेसिस पे करते हैं, 24 इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पीपीओबी, जहाँ से हम लोग मेन आपका बिजनेस कैरी आउट करते हैं, जो प्लेस के लिए हमने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया। प्रॉपर ऑफिसर इज अ पर्सन जो कमिश्नर सेंट्रल टैक्स का आ जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन अ पर्सन हु इज हैविंग सेक्शन 25 के अंदर आप लोगों का, sorry, a person who is registered under section 25 but does not include a person who is having a UIN number, because UIN are only for the purpose of taking the credit, not for the purpose of what is the calculations and everything। टैक्स पीरियड जो भी अपना रहेगा, अगर मंथली रिटर्न फाइल करते हो तो टैक्स पीरियड मंथली है, अगर क्वार्टरली फाइल करते हो तो क्वार्टर वाला। डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट विच इज प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट या तो फिर आप लोगों का मैनुअल फॉर्मेट, सारा चीज आ जाएगा। वाउचर, वाउचर इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट जिससे ऑब्लिगेशन आता है। इट कैन बी अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, या तो इट कैन बी व्हाट इज से समथिंग व्हिच कैन बी लाइक अ कूपन और समथिंग, जहाँ पे हम लोग उसको रिडीम वगैरह कर सकते हैं। इट इज ईदर विद रिस्पेक्ट टू मनी और इधर इज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्शनेबल क्लेम। अगर आप उसको पैसे के लिए रिडीम कर सकते हो, उतने ही पर्टिकुलर वाउचर से आप पैसा व्हाट इज कि उतना खर्चा कर सकते हो, तो इन दैट केस दैट बिकम्स मनी। बट व्हेन यू गेट सम काइंड ऑफ व्हाट इज कि प्रोडक्ट इन द रिटर्न और सम काइंड ऑफ सर्विस इन द रिटर्न, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। कन्वेंस, एनी वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल आपका आ गया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट व्हाट,
जहाँ पे मटेरियल प्लस लेबर आ जाएगा आप लोगों का विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन इंस्टॉलिंग फिटिंग आउट इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशंस रिपेयर्स रिनोवेशन सब चीजें आ गई। नथिंग बट जहाँ पे मटेरियल प्लस लेबर है याद रखो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ तक का बेसिक चीजें क्लियर है, लॉजिक क्लियर है चैप्टर का एवरीवन? व्हाई Yes, आर वी ma'am. लर्निंग? Yes, ma'am. चलो, व्हाई आर वी लर्निंग दिस चैप्टर, दैट इज द बेसिक्स। स्टार्ट करते हुए विद अवर सेक्शन 35 क्या बोलता है, व्हिच इज द फर्स्ट सेक्शन। सेक्शन 35 स्टेट्स दैट every registered person shall keep and maintain at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, true and correct accounts of production and manufacturing of goods, मतलब nothing but cost records, basic cost records, inward and outward supply of the goods and services, that is nothing but जितना भी माल आया, that is purchases का records, जितना भी माल गया, that is sales का records. थर्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स, अपना इन्वेंटरी मेंटेनेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, तो दैट इज नथिंग बट जितना भी आपका एक्सपेंसेस था वो रिस्पेक्ट का, कितना आप लोगों का आईटीसी अवेलेबल था, एलिजिबल था, उसमें से कितना इनएलिजिबल आईटीसी था, कितना आपने अवेल किया है, कितना बचा हुआ है, ये सारे का रिकॉर्ड्स। आउटपुट टैक्स पेएबल, कितना आप लोगों ने निकाला, किस तरह से निकाला, दैट इज नथिंग बट सेल्स के ऊपर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा। सच द पर्टिकुलर एज में प्रिस्क्राइब, ये प्रिस्क्राइब होगा रूल्स के अंदर जो 56 to 58 हम लोग पढ़ेंगे। Provided that where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts related to the place of business shall be kept at such places. तो for example मैंने एक principal place of business बोला और मेरे पास दो additional place of business है, तो in that case what I can do is, अगर मैं centralized records maintain करती हूँ तो it will be better that I maintain everything at principal place of business. But if I maintain respective individual records, समझो मेरे पास बिल बुक रहता है, तो वो बिल बुक आप क्या कर सकते हो, एडिशनल प्लेस का एडिशनल प्लेस पे रख सकते हो, प्रिंसिपल प्लेस का प्रिंसिपल प्लेस पे रख सकते हो। रेगुलर इंटरवल्स पे जब कैलकुलेशंस वगैरह होता है तो रिकॉर्ड्स मंगा लिया करो और एक जगह पे स्टोर कर दिया करो, ऐसा। Provided further that the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in the electronic format and such manner as may prescribed. So it is not compulsory for you to keep the records and accounts in the electronic format, but you can. अगर आपको रखना है तो आप इसको रख सकते हो। Every owner or operator of the warehouse or the godown or any other place where used for the storage of the goods, and every transporter, irrespective of whether he is registered or not, shall maintain the records of consignor, consignee, and other relevant details in such manner as may prescribed. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई वेयरहाउस ऑपरेटर हो जहाँ पे आप लोग किसी भी पर्सन के गुड्स को अगर पॉलिसी के रखने के लिए अलाउ करते हो, एंड दूसरा आप ट्रांसपोर्टर हो, तो वेदर यू आर रजिस्टर्ड इन द जीएसटी एक्ट और नॉट, बट यू हैव टू मेंटेन कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, एंड जो भी आपका रेलेवेंट डिटेल्स है, प्रोडक्ट क्या है, गुड्स क्या है, कब रखा था, कब निकाला, वो सब चीजों का डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा। So that means even if you are not registered under the GST law, you will have to follow these kind of provisions. Commissioner may notify the class of taxable person to maintain additional accounts and documents. Commissioner के पास powers देके रखा है. Where the commissioner considers any other taxable person which is not in the position to keep and maintain the books of accounts, तो उनको वो लोग क्या कर सकते हैं, कोई सेट ऑफ मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोल देंगे, या तो बोलेंगे आप नहीं भी मेंटेन करोगे तो चलेगा। अगर हार्डशिप हो रहा है या तो फिर लग रहा है कि नहीं नहीं इनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बोलेंगे तो तकलीफ हो जाएगा, तो इन दैट केस कमिश्नर नोटिफाई कर सकते हैं। Subject to the provisions of clause H of subsection 5 of section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of subsection 1, the proper officer shall determine the amount of the tax payable on the goods and services and both that are not accounted for, and वहाँ पे आपका 72, 74 and 74A सिंपल। आपका सेल्स हुआ है 10 लाख रुपए का, सॉरी समझो कि सेल्स हुआ है 1 करोड़ रुपए का, बट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना दिखाया 70 लाख और उसी के ऊपर आपने जीएसटी भरा। कल उठ के अगर सर्च एंड सीजर होता है या इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट होता है या आपका इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स बोलो, जीएसटी रिकॉर्ड्स बोलो, मैच किया जाता है कहीं से भी, कहीं से भी अगर डिफरेंसेस मिलता है रिकॉर्ड्स के अंदर या कहीं पे भी, तो इन दैट केस आपके ऊपर रिमांड प्रोविजंस, आपके ऊपर डिमांड के प्रोविजंस, आपके ऊपर रिकवरी के प्रोविजंस, ये सब चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। दैट मींस इन दैट केस पेनल्टी प्रोविजंस एंड ऑल विल बी आल्सो एप्लीकेबल। जितना भी आपने लोअर व्हाट इज की सबमिशंस किया है उसके ऊपर आपका जो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हम लोग को रखना है, अगर रहा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो आप वहां पे भी रख सकते हैं। सप्लाई ऑफ द गुड्स टू ऑक्शन बाइट ऑफ टी, रबर एंड कॉफी, तो टी, रबर एंड कॉफी जो रहता है ना इसका ऑक्शन होता है। ऑक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट की मतलब क्वालिटी ऑफ द टी या क्वालिटी ऑफ कॉफी, क्वालिटी ऑफ टी बोलो या क्वालिटी ऑफ कॉफी के ऊपर बोलो, आपका प्राइसेस डिसाइड होता है और उसके बेसिस पे उसका ऑक्शन कैरी आउट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला देखो, in above provisions books of accounts relating to each and every place of business are required, however
tea, coffee, rubber are supplied through auctions. The difficulties were being faced by principal and auctioneer in maintaining the books of accounts at each and every additional place of business because ऑक्शन कहीं पे भी कैरी आउट हो सकता है, जहां उनको मिलेगा वहां पे ऑक्शन कैरी आउट करेंगे. तो consequently it has been clarified that in such cases principal and the auctioneer may declare the warehouses as the additional place of business. Buyer is also required to disclose such warehouse as his additional place of business if he wants to store the goods through the auction in such warehouse for the purpose of the tea through private treaty. The principal and the auctioneer may also comply with the said provision. Further, principal and auctioneer for the purpose of the auction of tea, rubber, and coffee, or principal auctioneer for the purpose of supply of the tea through private treaty may maintain the books of accounts relating to additional place at their principal instead of additional place of business. Such principal and auctioneer shall intimate their jurisdictional proper officer in writing about maintenance of books of accounts relating to additional place of business at their PPOB. तो अभी उन्होंने क्या बोला देखो, सबसे पहले यहाँ तक का टी, कॉफी एंड रबर. तो देर आर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व. पहला तो जो ग्रोअर कल्टीवेटर है जो ट्री, कॉफी, रबर ग्रो करता है. सेकंड इज द पर्सन जो वेयर हाउस के अंदर ये चीजों को स्टोर करके रखा है. थर्ड इज द पर्सन जो ऑक्शनर है जो इनको ऑक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है. तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला, सिंपल है. प्रिंसिपल क्या कर सकता है, जो भी प्रिंसिपल है इन दिस पर्टिकुलर केस जिसने ग्रो किया है, कल्टीवेट किया है, वो ये जो वेयर हाउस है और ये जो ऑक्शनर का जगह है जहां से ऑक्शन कैरी आउट हो रहा है उसको वो लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता देंगे. नाउ इट इज अप टू डेम कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे कंसोलिडेट करके सारा का सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल जगह पे. अब यहाँ पे प्रॉब्लम इनको यही हो रहा था कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैन बी मल्टीपल, वेयर हाउसेस मल्टीपल हो सकते हैं, आपका ऑक्शनर का जगह मल्टीपल हो सकता है. तो इन दैट केस उन्होंने बोला कि सिंपल है, आप उसको कल्मिनेट करके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखो. एक ही जगह पे आप सारा का सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलो. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आएगा उसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सब लिस्टेड रहेगा. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्यूमुलेटिवली मेंटेन्ड एट योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ऐसा करके वो लोग बोल देंगे. उनका जो भी वहां का जुरिस्डिक्शन का, समझो कि हम लोग आसाम में टी ग्रो कर रहे हैं तो आसाम के जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को हम लोग बता देंगे कि इन दिस केस कि हम लोग ये सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो रिस्पेक्टिव प्लेसेस के ऊपर नहीं रख के हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइंड हम लोग सब जगह पर सबका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर ही रख रहे हैं. समझ में आया? आईटीसी अवेलमेंट किस तरह से होगा, बिकॉज जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक जगह पे रखोगे तो सारा बिलिंग वो जगह पे होगा. बिलिंग अगर वो जगह पे कैरी आउट हो रहा है तो इन दैट केस अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम की सर्विस अवेल कोई और जगह पे किया है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे किया है, बट यू आर व्हाट इज की रजिस्टरिंग दैट, मतलब इनवॉइस जो आ रहा है आप लोगों का वो ऑफिस के नाम पे आ रहा है. It is further clarified that principal and auctioneer for the purpose of auctioning of the tea, coffee, and rubber, etc., or the principal and the auctioneer for the purpose of supply of the tea through private treaty shall be eligible to avail the ITC with respect to fulfillment of other provisions. तो सिंपल है, उन्होंने क्या बोला कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सब बराबर आपने कोई भी जगह पे रखने दो, आपको क्रेडिट मिल जाएगा. ऑब्वियसली अपना 16, 17, 18 के जो प्रोविजन है वो आपको फॉलो करके चलने पड़ेंगे. Unless proved otherwise, if the documents, registers, or books of accounts belonging to the registered person are found at any premises other than those mentioned in the certificate of registration, they shall be presumed to be maintained by such registered person. तो अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई और जगह पे मिलता है तो सिंपल है, ऐसा मान के चलेंगे कि वो आपने ही वहां पे रखवाया था और वो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस टाइप है. अब क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा ये तो वहां पे नहीं बताया था. तो इन दैट केस हम लोगों ने क्या बोला, प्रोडक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई का स्टॉक, आईटीसी, आउटपुट टैक्स एंड पर्टिकुलर्स. कमिश्नर के पास पावर देके रखा था कि अगर उनको लगेगा तो वो लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ एडिशनल रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करके चलना पड़ेगा. नाउ दिस इज गिवन इन द रूल्स. Registered person. In addition to the particulars mentioned in section 35 subsection 1, the rules provide that a registered person shall maintain registered person shall maintain true and correct particulars of goods and services which are imported and exported. तो जितना भी गुड्स आपने इंपोर्ट किया था या एक्सपोर्ट किया था तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपको मेंटेन करके चलने पड़ेंगे. अगर आरसीएम बेसिस पे कोई सप्लाईज आपका हुआ है तो इन दैट केस उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स और जो भी चीजें वो रखनी पड़ेगी. अगर समझो आरसीएम बेसिस पे हम लोगों ने सप्लाई कैरी आउट किया था, व्हाट इज हमने परचेस किया था, इन दैट केस अगर इनवॉइसेस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं बिकॉज सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, तो इन दैट केस वो इनवॉइसेस वो सारी चीजें भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट्स मेड देयर. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर समझो कि आप लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस अगर हम लोग अप्लाई करके चले तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर आप लोगों का एडवांस रिसीव हुआ है इन केस ऑफ गुड्स तो इन दैट केस यू विल नॉट हैव टू चार्ज द जीएसटी और व्हाट इज पे द जीएसटी अनलेस एंड अनटिल आप लोगों ने उसका सप्लाई कैरी आउट कर दिया है. तो इन दैट केस एडवांस पे आप लोगों का जीएसटी पेबल नहीं था. बट इन केस ऑफ सर्विसेज हम लोगों ने क्या बोला था, 1000 रुपीज के ऊपर अगर जाता है तो इन दैट केस यू विल हैव टू
पे द टैक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड दैट पर्टिकुलर मंथ। तो इन दिस केस आप लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजन है वो कंप्लाई करने के लिए एडवांसेस के रिस्पेक्टिव में आपको डेटा रखना जरूरी है। हाउ विल यू मेंटेन द डेटा? तो इन दैट केस हम लोगों ने ये भी देखा था प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर एंड व्हाट इज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस का चैप्टर में जो हम लोगों ने देखा था कि टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स के चैप्टर में कि whenever you receive an advance, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, रिसीट वाउचर या एडवांस पेमेंट अगर आप लोगों ने किया है तो पेमेंट वाउचर वगैरह आप लोगों को इशू करना पड़ेगा। तो ऑल दैट थिंग्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कि मैंने आज किसी को पेमेंट किया है एडवांस के अंदर, तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल मेक अ पेमेंट वाउचर एंड आई विल पे द पर्टिकुलर एडवांस मनी टू दैट सामने वाला पर्सन। तो वो भी रिसीट वाउचर इशू करेगा कि एडवांस रिसीव हो चुका है, बिकॉज वो अभी तक तो इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज जस्ट एन एडवांस। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, रिसीट वाउचर इशू कर दोगे। तो ये रिसीट वाउचर वगैरह भी जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट ऑल थिंग्स आल्सो विल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। देन particulars of name and complete address of the supplier who has received the goods and services। तो जिस वजह से कि सप्लायर जो भी है उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा एंड टू whom he has supplied, दैट इज रेसिपिएंट का भी डेटा आप लोगों को रखना पड़ेगा। Particulars of the complete address of the premises where the goods are stored by him, including the goods stored during the transit, along with the particulars of the stock therein। तो जहां जहां पे वो गुड्स स्टोर करके रख रहा है उसका सारा डिटेल्स आप लोगों को रखना पड़ेगा। However, if taxable goods are stored at any other place other than those so declared, तो in that case क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ऑफिसर उसको रिप्रिमांड में ले सकता है। तो वो टैक्स पेबल वगैरह डिटरमाइन करेगा, देखेगा कि आपने ये पर्टिकुलर गुड्स को जानबूझ के छुपाया था एंड ऑल, वो सब चीजें करके वो लोग प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट, however a supplier who has opted for composition levy, तो उसको क्या नहीं रखना पड़ेगा, देखो सिंपल है। कंपोजिशन लेवी में मेरे को आईटीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, मुझे कोई बट से कि आउटवर्ड सप्लाई जो भी कैरी आउट करना है, तो मतलब मुझे सिर्फ सेल्स का डेटा चाहिए, मुझे अगर जीएसटी का लायबिलिटी कैरी आउट करना है तो आपको यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि कितना गुड सप्लाई किया, कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग था, कितना आपने फ्री सैंपल्स दिया, कितना लॉस्ट स्टोलन गुड डिस्ट्रॉयड है, ये सब कुछ देने की, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सिंपल है, मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स रजिस्टर निकालना है, मुझे उसका पूरा का पूरा टोटल करना है और उसके ऊपर एक परसेंटेज जो अपने को देके रखा है सेक्शन 10 के अंदर 0.5%, 1%, वो अप्लाई करके क्लोज कर देना है। ठीक है। सेकंड, डिटेल्स ऑफ टैक्स, जितना भी टैक्स आपने पे किया है, जितना आरसीएम के थ्रू, कितना आईटीसी आपने अवेल किया है, कितना आईटीसी अवेल करना बाकी है, रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज आपको अलग अलग मेंटेन करके रखना पड़ेगा। समझो आपके 4 स्टेट्स के अंदर बुक्स व्हाट इज के अपने ऑफिसेज है एंड आप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो मुंबई के हेड ऑफिस के अंदर क्यूमुलेटिवली सब एक ही जगह पे मेंटेन करते हो या इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हो जो सब जगह पे अवेलेबल है। तो इन दैट केस सीजीएसटी के भी अपने 4 व्हाट इज की लेजर्स बनेंगे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चारों यूनिट का। एसजीएसटी के चारों बनेंगे, देन आपका आईजीएसटी का एक बनेगा जो सब जगह पे कॉमन चलेगा। देन उसके बाद जितना भी यूटीजीएसटी का रहेगा तो यूटीजीएसटी का बनेगा। ऐसे स्टेट वाइज अपने को सारे जीएल्स दैट इज जनरल लेजर्स बना के रखने पड़ेंगे, सो दैट वी विल बी हैविंग अ क्लियर पिक्चर कि कितना जीएसटी कौन से स्टेट का हम लोगों ने पे किया। एजेंट को क्या क्या रखना पड़ेगा, अभी देखो एजेंट 2 पार्ट में आता है। एजेंट को सबसे पहला चीज, तो अगर एजेंट सप्लाई करता है तो इन दैट केस ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। अब उस केस में जो आपका ओनर है दैट इज द प्रिंसिपल है, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा ही, वो तो रिकॉर्ड्स रखेगा ही, वो तो डॉक्यूमेंट्स रखेगा ही, बट एजेंट को भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कंपलसरीली रखना पड़ेगा व्हिच इंक्लूड्स पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच ऑफ द प्रिंसिपल। तो जितने भी प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, हर एक का ऑथराइजेशन उसको रखना पड़ेगा कि भाई इस प्रिंसिपल ऑथराइज कर रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे ये क्या कर सकता है, गुड्स और सर्विसेज जो अभी है वो सप्लाई कर सकता है। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो जितना भी गुड्स उसके पास से आया उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखो। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग वैल्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, तो हर एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने कितना सप्लाई किया उसका डिटेल्स। देन जो भी अकाउंट्स आप एवरी प्रिंसिपल को फर्निश कर दो कि भाई देखो तुम्हारा इतना माल बेच दिया है मैंने, इतना माल बाकी है, इतना माल सेल्स रिटर्न हुआ था, इतना माल खराब है, इतना माल डिस्ट्रॉय हो चुका है या फ्री सैंपल्स बेचा है, तो वो पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एंड टैक्स पेड ऑन द रिसिप्ट्स ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो अगर आपने कुछ टैक्स पे किया या जीएसटी लायबिलिटी आपने डिस्चार्ज किया है, तो इन दैट केस यू विल हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ दोस टैक्स पेड आल्सो। क्लियर विद दिस? दीज आर विद रिस्पेक्ट टू एजेंट। मैन्युफैक्चरर को एक्स्ट्रा क्या रिकॉर्ड्स, देखो ये रिकॉर्ड्स जो हमने पढ़ा है ना ऊपर, ये तो जनरली सबको मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, जो हम लोगों ने ये रिकॉर्ड्स पढ़ा था। इसके अलावा जो हम लोग अभी नीचे पढ़ रहे हैं वो एडिशनल रिकॉर्ड्स है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको ये करना पड़ेगा, एजेंट है तो उसको ये करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड एंड वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो नथिंग बट these records will be maintained as per the cost records।
कितना प्रोडक्शन में हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स डाला था, उसमें से आउटपुट कितना आया, नॉर्मल वेस्ट कितना हुआ, एबनॉर्मल वेस्ट कितना हुआ, वो सारा डिटेल्स आप लोग को मेंटेन करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर है तो उसके पास क्या रखना पड़ेगा उसको, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज हैज टू एडिशनली मेंटेन देयर अकाउंट शोइंग द क्वांटिटी ऑफ डिटेल्स ऑफ द गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड एंड सर्विसेज सप्लाइड। तो जितना भी सर्विस आपने सप्लाई किया है, सर्विस सप्लाई करने के लिए जितना गुड्स यूज किया था, वो सब डिटेल्स भी आप लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या बोला था, मटेरियल प्लस सर्विसेज। Every registered person executing the works contract shall keep separate accounts for the works contract showing name and address of the person on whose behalf the works contract is executed, किसके नाम पे ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट करके चल रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, जितना भी आप लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, सीमेंट यूज किया आपने, ब्रिक्स यूज किया, आप लोगों ने आर्किटेक्ट की सर्विसेज यूज किए, तो ये सारा चीजों का डिटेल्स आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। समझो आपने जेसीबी जो है वो रेंटल बेसिस पे मंगाया तो उसका रेंटल चार्जेस पे किया, ये सब चीजों का डिटेल्स आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन द एग्जीक्यूशन वेरेवर एप्लीकेबल, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले बंदे से जो भी पेमेंट आया वो पेमेंट का रिकॉर्ड्स रखो, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम वेयर ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां से भी है, सिंपल है, बिल मेंटेन करके रखोगे तो बिल के ऊपर सारा चीजें आ जाएगा, जो भी बंदे का नाम है, जहां से आपने परचेज किया वो डिटेल्स आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट, कस्टोडियन या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अब ये लोग कौन होते हैं, समझो कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना है टू दुबई या टू यूएस या कहीं पे भी, तो इन दैट केस अभी मुझे एक्सपोर्ट के सारे प्रोविजंस नहीं पता, मैंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का पढ़ाई नहीं किया, मुझे पता है डील कैसे क्रैक करते हैं। तो इन दैट केस मैंने डील क्रैक कर लिया, मैंने दुबई के साथ बात कर लिया है, दुबई के एजेंट के रेसिपिएंट के साथ बात कर लिया, मेरा डील ये सब चीजें हो चुकी है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपने इंडिया के जो प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू दी कस्टम्स, कि भाई अभी वहां पे जाके बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से क्लियरिंग होगा, उसके बाद कस्टोडियन वो चीजों को देखेगा, जो भी हम लोगों ने बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत कस्टम्स में हम लोगों ने देखा है। तो ये सारे प्रोविजन किस तरह से फॉलो होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, तो इन दैट केस व्हाट आई डू इज मैं एक कस्टोडियन को ढूंढती हूँ या क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को ढूंढती हूँ, जो मेरे भी पे कमीशन लेके मेरा ये सारा जो भी प्रोसेस है ना वो प्रोसेस का काम करवा के लेगा। तो इन दैट केस मैं गुड्स को रेडी करूंगी, पूरा का पूरा पैकेजिंग वगैरह कर दूंगी, और ये क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट या कस्टोडियन को हैंड ओवर कर दूंगी। उसको बोलूंगी ये माल लेके जाओ, पूरा का पूरा क्लियरिंग करवाओ कस्टम्स वेयर हाउस के ऊपर, और ये सब चीजें करवा के मेरा गुड्स एक्सपोर्ट करवा के मुझे दे दो। तो इन दैट केस उसको क्या क्या रखना पड़ेगा, इन दैट केस a person having custody over the goods in capacity of the carrier or clearing forwarding agent for delivery or dispatch thereof to recipient shall maintain true and correct records in respect of such goods handed over by him on behalf of such registered person and shall produce details wherever required by the proper officer। तो जो भी गुड्स उसको हैंड ओवर किया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिटेल्स एंड रिकॉर्ड्स इसके ऊपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात किया कि भाई ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस जो भी है या ट्रांसपोर्टर जो भी है उसको मेंटेन करके रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ पे वेदर और नॉट इज रजिस्टर्ड, तो इररिस्पेक्टिव वेदर और नॉट इज रजिस्टर्ड उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एनरोलमेंट इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी, अगर ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस वाला जो कीपर है अगर वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप क्या करो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, that you are operating a warehouse or you are in the transportation business from GST department. That enrollment number will work as a tracking ID for the GST department. वो एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे आपको कोई भी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ ट्रैकिंग आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे भी गोडाउन है, यहाँ पे भी ये ट्रांसपोर्टर है, भले ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है बट ये लोग इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। Such person may also amend the details furnished in the prescribed form. Such person shall obtain unique enrollment number and shall not be eligible to use any of the GSTN। तो इन दैट केस सिंपल है, अगर आपके पास GSTN है तो आप GSTN को यूज करो, और अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी या एनरोलमेंट नंबर है तो आप एनरोलमेंट आईडी को यूज करो। एनरोलमेंट आईडी आपको कैसे लेना पड़ेगा, और जैसे कि इन एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी एनरोल्ड इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो इन दैट केस आपको एनरोलमेंट नंबर जो है वो स्टेट वाइज वापस से लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर, any person engaged in the business of transporting of the goods and services shall maintain the goods transported and delivered and stored in the transit along by with him with the GSTN of the registered consignor consignee for each of his branches। तो जितने ब्रांचेस उसके पास है उतने बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, GSTN रिकॉर्ड्स और वो सब चीजें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वेयर हाउस कीपर अगर है तो इन दैट केस जितना भी गुड्स उसने डिस्पैच किया, मूवमेंट किया, रिसीव किया, डिस्पोजल किया, वेयर हाउस में गुड्स आया रिकॉर्ड करो, वेयर हाउस से गुड्स डिस्पैच हुआ रिकॉर्ड करो, वेयर हाउस में गुड्स अगर आप लोगों ने वजह की कोई डिस्पोजल वगैरह कर दिया वहीं से वो भी रिकॉर्ड करो।
Owner of the operator of the godown shall store the godowns in such a so store the goods in such a manner that can be identified item wise and owner wise and shall facilitate physical verification. तो इन केस सिंपल है, समझो 4 रैक्स हम लोगों के पास है, तो आधा रैक इसका ये वाले ओनर का है, आधा रैक ये वाले ओनर का है, एक रैक पूरा ये वाले ओनर का है। इस तरह से बाइफरकेट करके रखो। गुड्स को ऐसे स्टैंडर्ड मत रखो जहाँ पे सारे ओनर्स का गुड्स मिक्स हो जाए। ठीक है, जब भी प्रॉपर ऑफिसर आएगा तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन डिमांड कर सकता है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उनको अलाउ कर सकते हैं। हाउ दे विल बी मेंटेन, तो इन दैट केस आप रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन कर सकते हो, मैन्युअली मेंटेन कर सकते हो। सीरियल नंबर रहना चाहिए आपका, इनवॉइसेस रिसीट बुक जो भी जितने भी बुक्स आप मेंटेन करके चल रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आप मेंटेन करके रख सकते हो ऑन एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिकॉर्ड्स रहेगा वो डिजिटली साइन डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप मेंटेन करके रख सकते हो। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ द रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन एंड प्रिजर्व्ड इन सच मैनर विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपको वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का बैकअप लेके रखना है, बिकॉज सर्वर कभी भी उड़ सकता है, कहीं पे भी व्हाट से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, इन दैट केस अगर रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो वो सब चीजें नहीं चलेगी। रेगुलर इंटरवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड्स को बैकअप लेके रखना पड़ेगा। Registered person maintaining the electronic records shall produce on demand the relevant records and documents duly authenticated by him in the hard copy. तो in that case printable format में होना चाहिए, सिंपल। मैं टैली का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैली से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो जब भी प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करता है तो इट शुड बी इन द प्रिंटेबल फॉर्मेट, आप प्रिंट्स निकाल के उनके सामने सबमिट कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। Where the accounts and records are stored electronically by any registered person, he shall on demand provide such details, files, passwords जो भी है वो सब चीजें आपको देनी पड़ेगी। नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन, ऑब्वियसली जो भी एंट्री आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह में कर रहे हो उसको इरेज नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है। और अगर एडिट वगैरह होता है तो उसका पूरा लॉग्स मेंटेन होना चाहिए। एनी एंट्री इन द रजिस्टर्ड अकाउंट शैल नॉट बी इरेज्ड और इफेक्ट और ओवर रिटन, और इनकरेक्ट एंट्रीज जो भी है तो उनको स्कोर्ड आउट करना है आफ्टर अटेस्टेशन। स्कोर्ड आउट मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल देना है, बट उसका प्रॉपर अप्रूवल्स होना चाहिए कि इन्होंने बोला था ये एंट्री गलत पास हुआ था, इसके लिए हमने ये एंट्री को डिलीट किया, तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके पास से अप्रूवल होना चाहिए। Where registers and other documents are maintained electronically, log of every entry edited or deleted shall be maintained. तो किसने क्लिक किया था, किसने एडिट किया, किसने डिलीट किया, उस चीजों का लॉग, जैसे हम लोग ऑडिट लॉग्स बोलते हैं, वो मेंटेन करके यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। अकाउंट्स मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टुगेदर विद ऑल द इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब चीजें जो भी है, एंड वेरेवर अकाउंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लोग का है, ये आप लोगों को be kept at every related place of business and accessible what is at every related place of business where the accounts are maintained electronically or digitally। अगर डिजिटल है तो सब जगह पे एक्सेसिबल होना चाहिए, अगर फिजिकल है तो वो रिस्पेक्टिव जगह पे अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जाके ये चीजें चेक कर सके। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन डिमांड आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप फेलियर टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हो जाता है तो इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ 73 74 74 ए विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस आपको फिर पेनल्टी प्रोविजंस बोलो या ये सब चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। पीरियड ऑफ रिटेंशन इज अ स्मॉल चैप्टर, मतलब छोटा सा पार्ट है। दैट इज सेक्शन आपको क्या बोलता है, देखो, every registered person is required to keep and maintain the books of accounts and other records and documents in accordance with provisions until 72 months from the due date of furnishing of the annual return। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 25-26 का, 25-26 का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज दिसंबर 2026। ईयर एंड के बाद आपको दिसंबर तक फाइलिंग करना रहता है, तो 25-26 ईयर 31 मार्च को खत्म हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 2026 तक आप एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। वहां से लेके 72 मंथ्स तक आपको ये पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करके रखना पड़ेगा। तो नॉट फ्रॉम द ईयर एंड ऑफ व्हाट इज इट, आपका जो पर्टिकुलर ईयर एंड था वहां से नहीं, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से लेके आपको नेक्स्ट 72 मंथ्स तक आपको डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा। However, registered court who is a party to the appeal and revision and all, तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपल है। अगर ये 72 मंथ्स के अंदर या जो भी आप लोगों ने एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल किया उस पीरियड के अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स अपीलेट अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी पेंडिंग होती है, तो फिर जब तक वो अपील सेटल नहीं हो जाती तब तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि 72 मंथ्स एक्सपायर हो चुका है तो अब मैंने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेंक दिए या और जैसे कि डिस्ट्रॉय कर दिए। अगर इस ऐसा केस है तो इन दैट केस अगर आपका अपील चल रहा है, रिविजन चल रहा है, कोई भी डिस्कशन चल रहा है, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक रखना पड़ेगा। नॉर्मल केसेस में 72 मंथ्स, इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। क्लियर विद दिस पार्ट। बाकी हम लोग ये 73 74 के प्रोविजंस हम लोग चैप्टर 19 के अंदर देखेंगे, दैट इज योर पेनल्टी प्रोविजंस, जब आएगा तब देखेंगे। सो इतना पार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड था, दैट इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, आपको किस तरह से मेंटेन करके रखना है, कहाँ कहाँ पे मेंटेन करना है, कौन से पर्सन को कितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है, हम लोगों ने वो देखा। फर्स्ट पार्ट समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो यहाँ तक का पार्ट एक बार जस्ट ग्लैंस कर लो, ये पूरा सेक्शन। उसके बाद हम लोग ईवे बिल का प्रोविजन स्टार्ट करते हैं कि ईवे बिल कब कब मेंटेन करके चलना पड़ता है।
ईवे बिल इज अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ईवे बिल किस तरह से मेंटेन करना रहता है, क्या मेंटेन करना रहता है, उसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। केस स्टडी बेस्ड अपना जो एमसीक्यूज रहता है ना, वो बहुत ज्यादा आता है कि भाई रिक्वायर्ड था कि नहीं था, इतने किलोमीटर पे इतना था एंड ऑल। तो वो प्रोविजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक एक बार पहले रीड आउट कर लो, फिर हम लोग ईवे बिल के प्रोविजन स्टार्ट कर देते हैं। ओके मैम। ओके मैम। डन एवरीवन, हो गया आपका? यस मैम। यस मैम। ओके चलो। सो ई वे बिल के प्रोविजंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ठीक है। नाउ ई वे बिल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कि पहले क्यों नहीं था एंड ऑल, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू द डिटेल्स वाला पार्ट ऑफ योर सेक्शन 68। ठीक है। फर्स्टली व्हेन देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो पहले ये क्या होता था, चेक नाका टाइप सिस्टम होता था, जहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हेन स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस होते थे तो इन दैट केस चेकिंग होता था, और उसके बाद जो भी आपके ट्रक्स एंड जो भी और जैसे कि टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह है, दैट वर अलाउड टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। बट अभी उन्होंने क्या कर दिया, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है दैट इन्वॉल्व मोर ऑफ करप्शन एंड ऑल, जहाँ पे आप लोग का जो व्हाट इज विदाउट चेकिंग ट्रक्स मूव हो जाता था फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देयर वर इलीगल व्हाट इज की मटेरियल्स व्हिच वर कैरिड ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल। ये सारी चीजें कैरी आउट होती, तो इसी के लिए उन्होंने अभी क्या कर दिया, ये जितना भी आपका चेक पोस्ट एंड चेक नाका वाला सिस्टम है दैट हैज बीन क्लोज्ड एंड नाउ द सिस्टम ऑफ ई वे बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल, इफ योर गुड्स आर मूविंग इवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज विद इन द लिमिट्स एंड ऑल, मतलब छोटा मोटा जगह है, तो इन दैट केस ऑल्सो, या व्हाट इज की डिस्टेंस बहुत कम है, इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू इशू द ई वे बिल। ई वे बिल इज नथिंग बट ट्रैकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट योर गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कितना गुड्स मूव हो रहा है, उसके अंदर क्वांटिटी क्या है, कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है, ट्रांसपोर्टर कौन है, ट्रांसपोर्टर कौन से ट्रक के अंदर वो पर्टिकुलर माल को लेके जा रहा है, माल मतलब व्हाट इज की ट्रक का नंबर क्या है, everything will be displayed in that particular e-way bill, which will help. For example, अगर प्रॉपर ऑफिसर वहां पे हाईवे पे खड़ा रहता है, वो अगर कोई ट्रक को साइड में रुकाता है, वो उसको बोलता है इसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स है, he will have to present the e-way bill, he will have to present the invoice with respect to that particular document. तो वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड उनको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा इनवॉइसेस दिखाना पड़ेगा, ई-वे बिल दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी प्रोविजंस एंड ऑल विल बी एप्लीकेबल। अंडरस्टूड? ठीक है, तो देखो उन लोगों ने क्या बोला, अंडर द जीएसटी सिस्टम फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ द गुड्स, यहाँ पे सारे के सारे चेक पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक पॉलिसी की सिस्टम जनरेट कर लेते हैं कि भाई ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपको क्या करना है, डिटेल्स फिल इन करना है, ई वे बिल जनरेट करना है, योर गुड्स कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कहीं पे भी आपको व्हाट इज चेकिंग वगैरह के लिए रुकाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नाउ इन दिस केस हु कैन जनरेट एन ई वे बिल, तो सप्लायर जनरेट कर सकता है, रेसिपिएंट जनरेट कर सकता है, ये दोनों नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टर को कंपलसरीली करना पड़ेगा। So if supplier is registered, he will make the e-way bill. If recipient is registered, he will make the e-way bill. If both are unregistered or what we say कि दोनों में से कोई भी ये पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस द ट्रांसपोर्टर विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल। क्लियर है? ठीक है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या बोलता है सेक्शन 68? Section 68 stipulates that the government may, on the requirement of the person in charge of the conveyance, carrying the consignment of the goods and services of the value exceeding such amount as will be specified, to carry with him such documents and devices as may be prescribed. Section 138 prescribes e-way bill as a document to be carried out while with the consignment of the goods. So in that case, Section 68 read with Rule 138 क्या बोला उन लोगों ने कि आप लोगों का जो भी पर्टिकुलर गुड्स मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू विल हैव टू अटैच द ई-वे बिल. You are required to have that e-way bill with you when the goods are moving from one place to another. What is e-way bill? A way bill is a receipt or document issued by the carrier giving the details of the instruction relating to shipment of the consignment of the goods and details including name of consigner, consignee, the point of origin of the consignment, destination, route, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, सिंपल है कि अगर कभी भी प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजंस को कैरी आउट करता है, तो दे हैव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, दे हैव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कहीं पे भी रुका के पर्टिकुलर और जैसे कि टेम्पो या ट्रक को वो लोग देख सकते हैं कि इन दिस केस क्या पर्टिकुलर गुड्स है, उसके अंदर कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, बिल इनवॉइस जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब चीजें वो लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। ई वे बिल जो है वो आपको कहाँ जनरेट करना है, तो जीएसटी के पोर्टल पे जनरेट करना है। बेनिफिट्स क्या क्या है, पहला फिजिकल इंटरफेस से डिजिटल इंटरफेस हो गया। फिजिकली ये सब चीजें अभी जो चेकना का पोस्ट वगैरह जो भी चीजें थी वो चीजें चेंज हो गई, आपकी ई वे बिल के अंदर आ गई है।
ठीक है। सेकंड, फैसिलिटेट्स फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड्स। जो चेक नाका पे इतना लंबा लंबा पहले लाइन लगता था टू क्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स, की भाई पहले चेकिंग होगा उसके बाद ही गुड्स को जाने मिलेगा, तो देयर वाज आवर्स ऑफ डिले विद रिस्पेक्ट टू दिस चेकिंग एंड एवरीथिंग, तो इन दैट केस वो भी आपका कम हो जाएगा। इम्प्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ द ट्रक्स एंड हेल्प्स द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इंक्रीजिंग एवरेज डिस्टेंसेस ट्रैवल। तो मतलब दिन में पहले अगर हम लोग 100 किलोमीटर ट्रैवल करते थे, तो इन दैट केस अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस चेकनाका एंड पोस्ट बीइंग व्हाट इज से की डिसमेंटल्ड, तो इस केस में आपका व्हाट इज की 125 या 130 किलोमीटर आपका डे में ट्रैवल हो रहा है। तो इन दैट केस दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव प्लस पॉइंट। E-way bill is generated electronically in the form GST EWB101 on the common portal www.ewaybillgst.gov.in। अब यहाँ पे याद रखो, अपना कॉमन पोर्टल अलग है और ई वे बिल का पोर्टल अलग है, बिकॉज उन लोगों ने क्या करके रखा है, कॉमन पोर्टल पे और ई वे बिल को अलग करके रखा है, बिकॉज ई वे बिल पे ट्रैफिक ज्यादा हो। एवरी दिन पे समझो, आज के दिन पे अगर मैं 10 कंसाइनमेंट बेच रही हूँ तो 10 ई वे बिल मैं बना रही हूँ अकेले। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, तो ट्रैफिक ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट विल इंक्रीज। कॉमन पोर्टल पे ही अगर मैं ई वे बिल का एक्सेस दे दूं, तो इन दैट केस वो पोर्टल पे आपका जो बर्डन है वो बहुत बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इन दैट केस उन्होंने बोला कि इसको एक सेपरेट और किसी की वेबसाइट बनाते हैं, सॉरी, और उसके ऊपर हम लोग ये ई वे बिल का जनरेशन वगैरह जो है वो कैरी आउट करते हैं। इससे क्या होगा, सिंपल है, जो भी आपका ई वे बिल जनरेट हो, जस्ट मुझे 2 मिनट देंगे। यस, तो अगर ई वे बिल हम लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो इन दैट केस क्या हो जाता है, आपका कॉमन पोर्टल जो है उसके ऊपर आप प्रॉपर्ली रिटर्न्स वगैरह फाइल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही जगह पे सामने यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो इन दैट केस ई वे बिल जब जनरेट करते हैं हम लोग, सॉरी, तो इन दैट केस ई वे बिल के पोर्टल पे आपका ट्रैफिक भले ही ज्यादा होने दो, दैट दैट इज टेलर मेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन जनरेटिंग द ई वे, जस्ट टेक सेकंड। Registration requirement of the person generating the e-way bill. The facility of generation of e-way bill, cancellation, updation, assignment of e-way bill is available to supplier, रेसिपिएंट एज वेल एज ट्रांसपोर्टर, तीनों के पास ऑप्शन है। प्री रिक्विजिट क्या है कि भाई वो बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास जीएसटीआईएन होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर भी कर सकते हैं बाय ऑब्टेनिंग अ ट्रांसपोर्टर आईडी कॉल्ड एज ट्रांस इन। If the transporter is generating the e-way bill but he is not registered under the GST law, it is mandatory for him to get enrolled on the e-way bill portal before generation of the e-way bill to obtain 15-digit unique transporter ID called as transit। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर समझो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो क्रिएट कर लेगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो क्रिएट कर लेगा। अगर दोनों में से कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन दैट केस ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, 15 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा ट्रांजिट का, और फिर वो क्या कर सकता है, विदाउट इवन रजिस्टरिंग अंडर द जीएसटी लॉ वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। Transit or transporter ID is a unique number generated by the e-way bill system for unregistered transporter once he enrolls the system. It is similar to GSTIN format, जो भी है अपना वो फॉर्मेट सेम रहता है, स्टेट कोड, पैन कोड, चेक्स, सब डिजिट वही रहता है। This transit or transporter ID can be shared by the transporter with his client, who may enter this number while generating the e-way bill for assigning the goods for him for transportation. Common enrollment process for registered transporter having GSTIN in multiple state with same PAN. तो अगर समझो देयर आर ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड इन हैविंग रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो इन दैट केस वो क्या कर सकता है, अ ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड इन द मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग सेम पैन, वो एक ही जीएस व्हाट वी से की यूनिक नंबर के लिए एनरोल कर सकता है बाय सबमिटिंग द डिटेल्स और फॉर यूजिंग एनी वन ऑफ हिज जीएसटीएन। तो समझो मेरा मुंबई, एमपी और यूपी तीन जगह पे मेरा अगर व्हाट वी से की रजिस्ट्रेशन है, बट अभी मेरे जो ट्रक्स वगैरह वो कहीं से भी कहीं पे मूव कर सकते हैं, तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज मैं एक कॉमन नंबर ले लूंगी मुंबई से, वो सब जगह पे काम आ जाएगा सारे ईवेबल्स जनरेट करने के। अपॉन वैलिडेशन ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड अ यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर विल बी जनरेटेड एंड ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू यूज द जीएसटी एंड फॉर द पर्पस ऑफ ईवेबल। तो इन दिस केस एक बार अगर आपने कॉमन नंबर ले लिया है, तो इसके बाद आपको ईवेबल जनरेट करने के लिए कॉमन नंबर ही यूज करना है, फाइलिंग वगैरह के लिए आप जीएसटी यूज करो वो चलेगा।
This way, the transporter who gets registered in can generate a common enrollment number, which allows him to use one registration number for generating the e-way bill and updating the Part B of the e-way bill throughout the country. Only registered transporter having GSTIN in multiple states can use the common enrollment process. ठीक है, तो भी सिंपल. यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक का समराइज करूँ प्रोविजंस को, तो इन दैट केस हमने क्या बोला? पहला चीज, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो जनरेट करेगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो करेगा, अगर नहीं है तो ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा? एक एनरोलमेंट आईडी लेना पड़ेगा. एनरोलमेंट के अंदर भी एक कॉमन एनरोलमेंट है जो कब यूज होता है? जब समझो आप रजिस्टर्ड हो और अलग अलग स्टेट्स के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया कॉमन होना चाहिए. इसके लिए हम वो कॉमन एनरोलमेंट नंबर जनरेट करेंगे. यहाँ तक कोई डाउट एनीवन? No, ma'am. नो मैम. Where is the e-way bill required to be? When is the e-way bill required to be generated? अगर आपका वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट अगर 50,000 से ज्यादा है इन रिलेशन टू सप्लाई अदर देन सब ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन. तीनों केसेस के अंदर आप सप्लाई कर रहे हो अंडर जीएसटी तो भी, सप्लाई नहीं है अंडर जीएसटी तो भी, और अगर आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो और सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, दैट इज यू आर अ रेसिपिएंट, इन दैट केस also you will have to generate the e-way bill. The registered person who causes such movement of the goods shall furnish the information relating to the goods in part A of the form EWB1 before commencement of such movement. तो आपको पार्ट ए भरना है. It is important to note that the information to be furnished prior to the commencement of the movement of the goods and is to be issued whether the movement is in relation to supply or for reason other than supply. तो अगर सप्लाई है तो सप्लाई के हिसाब से जाएगा, अगर अदर देन सप्लाई है नॉर्मल कोई तो मूवमेंट जा रहा है. फॉर एग्जांपल समझो अगर मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ फ्रॉम मुंबई टू थाने, तो इन दैट केस माय व्हाट इज एंटायर हाउस होल्ड व्हाट इज की डेटा या हाउस होल्ड जितना भी गुड्स वगैरह है वो सब मूव करेगा, फर्नीचर वगैरह सब मूव करेगा फ्रॉम मुंबई टू थाने. तो इन दैट केस मुझे ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा 50,000 से ज्यादा का वैल्यू है तो. बट ये सप्लाई नहीं है, मैं ही मेरा माल इधर से उधर लेके जा रही हूँ, मेरे घर पे लेके जा रही हूँ, तो इन दैट केस वो सप्लाई केस में नहीं आता, तो मुझे वैसा वाला पॉइंटर टिक करना पड़ेगा जब मैं फॉर्म फिल इन कर. Who causes the movement of the good? If supplier is registered and undertakes the transport to transport the good, movement is caused by supplier. If recipient arranges the transport, तो recipient रहेगा. If goods are supplied by an unregistered supplied to the registered recipient, तो registered recipient ने movement cause किया ऐसा मान के चलेंगे और उसको जनरेट करना पड़ेगा. कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर क्या आएगा? सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू आ जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से वैल्यू आ जाएगा, या तो डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान. सीजीएसटी एसजीएसटी ड्यूटी जीएसटी इंक्लूड करने के बाद आपको चेक करना है वैल्यू कितना आ रहा है, और वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए फॉर ई-वे बिल जनरेशन. Shall exclude the value of the exempt supply of the goods where invoice is issued with respect to both exempt and taxable चलते हैं. तो एक ही इनवॉइस के अंदर अगर exempted goods भी है taxable goods भी है तो exempted वालों को छोड़. In case of movement of the goods for reason other than supply, occasional delivery हुई तो in that case आपको क्या करना पड़ेगा? By means of a delivery चालान which has necessarily to contain the value of the goods. भानु प्रताप रजिस्टर्ड पर्सन 48,000 का कर रहा है, लेकिन 48,000 पे 18% जीएसटी भी लगेगा, तो इन दैट केस 56,000 होगा, तो आपको करना पड़ेगा डिलीवरी और जैसे कि आपका ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे वो 48,000 का कर रहा है और अदर देन सप्लाई है, तो अदर देन सप्लाई है तो इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो इन दैट केस 48,000 विल रिमेन 48,000, तो 48,000 के ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगेगा, और इसे जीएसटी नहीं लगेगा प्लस ई-वे बिल भी जनरेट नहीं करना पड़ेगा. यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? एक बार जस्ट यहाँ तक के प्रोविजंस जो है वो देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं विद योर स्पेशल सिचुएशंस. एक बार यहाँ तक चेक कर लो. ओके मैम. Done, ma'am. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, स्पेशल सिचुएशंस वेयर ई-वे बिल नीड्स टू बी इशूड इवन इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000. तो अभी हमने क्या बोला? अगर 50,000 के ऊपर का आप लोगों का अगर वैल्यू ऑफ द गुड्स है तो इन दैट केस यू विल हैव टू इशू द ई-वे बिल. ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगर भले ही ई-वे बिल और जैसे कि आपका अमाउंट जो है 50,000 से ज्यादा है, बट दैट टू यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल. इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ द गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर. अगर प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास जा रहा है ना, और भले आपका अमाउंट 50,000 के ऊपर भी जा रहा है, तो इन दैट केस आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या, सॉरी, ई-वे बिल विल बी जनरेटेड
इवन इफ 50,000 के ऊपर। तो इन दिस केस उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये वाले जितने भी केसेस है 1 2 ये जो 2 केसेस है, इस केस में हमने क्या बोला है कि आपको ई वे बिल कंपल्सरीली जनरेट करना पड़ेगा। इसको इस तरह से पढ़ो, इसको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। अगर वैल्यू अगर आपका अलग भी जाता है तो इन दैट केस व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू इशू द ई वे बिल। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सबसे पहला इंटरस्टेट ट्रांसफर बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर प्रिंसिपल से गुड्स जॉब वर्कर के पास जा रहा है तो भले वो 20,000 का होने दो, 22,000 का होने दो, 1 करोड़ का होने दो, आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। सेकंड इज इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय द एग्जेम्प्टेड पर्सन फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कि अगर कोई हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बनाता है तो उसका भले ही टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है बट फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट देन टू इन दैट केस अगर आप ई-वे बिल व्हाट इज कि गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर देन ई-वे बिल विल बी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, बिकॉज एक तो आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, आपके गुड्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इन दैट केस आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। Handicraft goods are goods specified in the notification which exempts the casual taxable person making interstate supply of the handicraft goods from obtaining the registration। ये हम लोगों ने देखा था। ई-वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, अब ये थोड़ा सा है क्योंकि बिल टू शिप टू मॉडल में क्या हो रहा है कि बिलिंग दो जगह पे हो रहा है बट मूवमेंट ऑफ द गुड्स एक ही जगह पे हो रहा है। ए ऑर्डर्स बी टू सेल द गुड्स टू सी, तो इन दिस केस इनवॉइस बन रहा है फ्रॉम बी टू ए एंड ए टू सी, बट गुड्स आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, तो इन दिस केस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनवॉइस क्या होगा, बी टू ए और ए टू सी आएगा। इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर द सीजीएसटी रूल्स फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बी टू सी ऑन बिहाफ ऑफ ए, आइदर ए और बी कैन जनरेट द ई-वे बिल। बस एक ही ई-वे बिल जनरेट होगा, इनवॉइस भले दो जनरेट हो रहे हैं बट देन टू गुड्स तो एक ही बार मूव हो रहा है, तो आप लोगों का इन ई-वे बिल भी क्या बनेगा, एक ही बनेगा। क्लियर है। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन द ई-वे बिल, ई-वे बिल के अंदर क्या क्या देना पड़ेगा, तो सबसे पहला पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट होता है अपना। पार्ट ए में आपको क्या क्या भरना है, डिटेल्स ऑफ जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, दैट इज पिन कोड जो भी रहेगा वो सब, डॉक्यूमेंट दैट इज टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री, नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ द सप्लाई, HSN कोड्स, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई है फॉर अदर देन सप्लाई है, वो सब चीजें डालनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, दैट इज रेसिपिएंट कॉज कर रहा है, सप्लायर कॉज कर रहा है, एंड फॉर द वैल्यू एक्सीडिंग 50,000, 50,000 के ऊपर जाएगा तो कौन रेसिपिएंट है वो देना, जैसे कौन रजिस्टर्ड पर्सन है जो मूवमेंट कैरी आउट कर रहा है वो देना पड़ेगा। पार्ट बी इज द ट्रांसपोर्टर का डिटेल, सारा का सारा ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा इसके ऊपर, दैट इज गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर जो भी रहेगा वो आपके पास, बिल ऑफ लाइडिंग नंबर, व्हीकल नंबर रहेगा जिस व्हीकल में आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो जो भी आपका व्हीकल का नंबर रहेगा वो आपको इधर देना पड़ेगा। In case transport by road, it to be furnished by the person who is transporting the goods. However, information in the part A may be furnished by the transporter if the authorization is received from registered person, या तो by e-commerce operator or the courier agency where the goods are transported or supplied through e-commerce operator। तो इन केस देखो जनरली क्या होता है, पार्ट ए जो है वो रेसिपिएंट या तो फिर सप्लायर भरता है, पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर भरता है। बट अगर ट्रांसपोर्टर को रजिस्टर्ड पर्सन ने, दैट इज सप्लायर या रेसिपिएंट ने बोल दिया कि पार्ट ए भी आप ही भर दो, तो वो डिटेल्स लेके क्या कर सकते हैं, पार्ट ए भी खुद ही फिल कर सकता है। Other than the once the consignor and consignee enters all the details in part A of e-way bill, part A slip is generated which contains a TRN number, that is temporary reference number. This slip can be shared with the transporter or used by the supplier himself later on to furnish the part B। तो पार्ट बी जो है वो अगेन आप अगर ट्रांसपोर्टर बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास तो कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है आप ही फिल कर दो, तो वो क्या करेगा, व्हीकल नंबर वगैरह सब सप्लायर को दे देगा या रेसिपिएंट को दे देगा, एंड देन दे विल जनरेट द ई-वे बिल विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट बी आल्सो। This will be useful when the supplier has prepared the invoice relating to his business transaction but does not have the transportation details. Thus, he can enter the invoice details in the part A of the e-way bill and keep it ready for entering the details in the part B. Once the goods are ready for the movement from for business premises and transportation details are known, the user can enter the part B details and generate the e-way bill number. E-way bill can be generated only after entering the details in the part B. Part A fill करके रखा है, part B fill नहीं किया तो e-way bill generate नहीं होता है। आपको पूरा का पूरा पार्ट ए पार्ट बी दोनों फिल करना पड़ेगा तब जाके आपका ई-वे बिल जनरेट होगा। Who is mandatorily required to generate the e-way bill? That is, where the goods are transported by the registered person, whether as a consignee or the recipient as a consignee, whether in his own conveyance or hired or public। तो इधर उन्होंने क्या बोला है कि e-way bill is required to be generated by consignor or consignee by himself where transportation is being done। If goods are handed over to transporter, तो in that case transporter जो है वो भी जनरेट कर सकता है। ऑप्शंस तीनों के पास है, कोई भी एक जनरेट कर दे काम खत्म हो जाए। Where neither consignee nor consignor generates the e-way bill and value is more than 50,000, then responsibility will be of the transporter। ठीक है। Where the e-way bill is not generated by the registered person or handed over to transporter, तो in that case आपको पूरा का पूरा डिटेल्स जो रहेगा वो ट्रांसपोर्टर ही फुलफिल कर देगा। Where the goods are transported by railways or by the air or vessel, so in that case e-way bill will be generated by the registered person being the supplier or the recipient।
हु शैल ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जब भी उसको मिल जाएगा। पार्ट बी कब भरेगा, जब उसको रेलवे रिसीट मिलेगा या लॉरी रिसीट मिलेगा या व्हाट इज की जीआरएन नंबर या रेलवे बिल नंबर मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो पार्ट बी जनरेट कर सकते हैं। Where goods are transported by railways, so in that case there is no requirement to carry the e-way bill along with the goods, but railway will carry the invoice या delivery चालान। e-way bill आपको जनरेट करके रखना पड़ेगा, कभी लगा तो प्रॉपर ऑफिसर को आप लोग दे सकते हो। रेलवे shall not deliver the goods unless the e-way bill number required under the rules is produced at the time of delivery। तो सिंपल है, समझो यहाँ से सप्लायर ने e-way bill जनरेट कर दिया, तो वो ऑनलाइन बेसिस पे रेसिपिएंट को भेज देगा। जब रेसिपिएंट वहां पे गुड्स को कलेक्ट करने के लिए जाएगा, तो वो e-way bill नंबर देगा, तब जाके वो गुड्स वहां से रिलीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे। Registered person of the transporter may at his option generate and carry the e-way bill even if the consignment value is less than 50,000। तो उन्होंने क्या बोला, अगर 50,000 से नीचे है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। Where the movement is caused by the unregistered person either in his own conveyance or hired conveyance of the transporter, तो उसके ऑप्शन पे आपको क्या कर सकते हैं, ई-वे बिल करना है तो वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। In this case, where the goods are supplied by an unregistered person to a recipient who is registered, तो in that case registered recipient को आपका जो है वो करना पड़ेगा। Generation of unique enrollment number. Following persons are required to generate the e-way bill shall submit details electronically on the common portal in the prescribed form and manner. And upon validation of the details, a unique enrollment number shall be generated and communicated. And an unregistered person making interstate transport of handicraft goods exempted। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी कि handicraft goods वाला जो पार्ट है उसको e-way bill जनरेट करना पड़ेगा, या तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो ऑप्ट कर रहा है कि उसको e-way bill जनरेट करना है। When it is not mandatory for furnishing the details in part B, मतलब सिर्फ आपने पार्ट ए भरा तो भी चलेगा, पार्ट बी नहीं भरा तो भी चलेगा। कहाँ कहाँ पे है देखो। E-way bill is valid for the movement of the goods by the road only when the information in the part B is furnished। Exceptions उसके क्या क्या है, where goods are transported for a distance up to 50 kilometers within the state and union territory। अगर आप विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर मुंबई गुड्स को भेज रही हूँ, तो इन दैट केस अगर मैंने ई-वे बिल का पार्ट बी नहीं भरा तो भी चलेगा, पार्ट ए भरना पड़ेगा। From place of business of the consignor to the place of business of the transporter and for further transportation, from place of business of transporter and finally to the place of business of the consignee। अगर 50 किलोमीटर के अंदर है तो इन दैट केस आपको करने की जरूरत नहीं है। 50 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो करना पड़ेगा। स्टेट क्रॉस कर रहे हो तो भले 50 किलोमीटर नहीं भी हो रहा है तो भी करना पड़ेगा। यूनिक ई-वे बिल नंबर जनरेट होगा हर एक पर्टिकुलर ई-वे बिल का। अपॉन जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल, a unique e-way bill number shall be generated and available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal। ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, अगर एक कन्वेंस से गुड्स दूसरे कन्वेंस में ट्रांसपोर्ट होता है तो पार्ट ए का डिटेल्स तो सेम रहेगा, पार्ट बी जो है वो आप लोग का अपडेट हो जाएगा। जब कन्वेंस चेंज होगा तो पार्ट बी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल नंबर वगैरह आपका चेंज हो जाएगा। कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स में भी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कन्वेंस ड्यू टू अनफोर्सीन एक्सीजेंसीज लाइक ब्रेक डाउन है या ये सब चीजें हैं, तो इन दैट केस ट्रांसपोर्टर ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर वो इन्फॉर्म कर देगा, एंड उसके हिसाब से डिटेल्स विल बी अपडेटेड इन द व्हाट इज ए कन्वेंस। In some cases, consignments are transported by the transporter through transshipment using multiple vehicles. So in that case भी आपको क्या करना पड़ेगा? For each movement from one place to another, the transporter will need to update the vehicle number which is being transported in the part B। तो समझो पहले एक ट्रक था, फिर उसके बाद एक लॉरी आया, फिर उसके बाद एक आगे वर्टिस की बस आया, तो इन दैट केस आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। User can update the part B as many times as he wants for the movement to the destination. However, updating should be done within the validity period। There can be also case where one e-way bill can go through multiple modes of transportation before reaching the destination। That is, एयर ट्रैवल भी हो रहा है, वाटर ट्रैवल भी हो रहा है, फिर आपका रोड ट्रैवल भी हो रहा है, ये भी चीजें हो सकती है। तो अपडेटिंग व्हीकल नंबर आप लोग कर सकते हैं। Assigning the e-way bill to another transporter, the consignor recipient who has furnished the information in the part A or the transporter may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating information in the part B for further movement। समझो कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुंबई जाके हमने ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया, दूसरे ट्रांसपोर्टर को दिया, तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, वो आगे पार्ट भी अपडेट करेगा। इस तरह से आपका अपडेट होते रहेगा। अंडरस्टूड यहाँ तक का पार्ट? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक एक बार चेक कर लो, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक का एक बार चेक कर लो। ओके मैम। ओके, चलो, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।